नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षावाणी सीरीज का आज ये 9वां लेक्चर है और आज इस 9वें लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है उत्तराखंड वन्य जीव एवं संरक्षण। इसमें हम क्या क्या आज चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, नेशनल पार्क के बारे में हम चर्चा करेंगे, वन्य जीव विहार यानी अभ्यारण्य के बारे में हम चर्चा करेंगे और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर जो रिजर्व है उत्तराखंड में, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है और इस टॉपिक के नोट्स और अब तक जितने भी टॉपिक हो चुके हैं या जितने भी आगामी आने वाले टॉपिक हैं उन सबके नोट्स आपके लिए तैयार हो चुके हैं। लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि देखो, उत्तराखंड में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है, वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई है या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है, इन सभी का उद्देश्य क्या है, क्यों इनकी स्थापना की गई है? वन्य जीवों का संरक्षण, यानी वन में, फॉरेस्ट में जो भी जीव जंतु, जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं, इनका संरक्षण करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की जाती है। अब इन तीनों में अंतर क्या है, ये यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। इसमें दोस्तों जो वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है, इसमें ये 3 भागों में बांटा गया है। वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी वन्य जीवों को सुरक्षित करने के लिए क्षेत्रों को 3 प्रकार के क्षेत्र हैं। एक है राष्ट्रीय उद्यान, एक है वन्यजीव अभयारण्य और तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में रहता है और ये सबसे क्या है, सुरक्षित क्षेत्र है। यानी अगर हम बात करें वन्य जीवों की तो सबसे सुरक्षित क्षेत्र है राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों के लिए, क्योंकि ये रहता है पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में। और यहाँ पे जो सामान्य लोग होते हैं वो मतलब किसी भी टाइम नहीं जा सकते हैं। अगर कोई घूमने जा सकता है सरकार की अनुमति लेके, लेकिन कोई भी जो इस राष्ट्रीय उद्यान के आसपास जो लोग रहते हैं, जो क्षेत्रीय लोग रहते हैं या जो ग्रामीण लोग रहते हैं, वो यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे बिल्कुल मानव गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है दोस्तों। तो राष्ट्रीय उद्यान इसीलिए सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है वन्य जीवों के लिए, क्योंकि यहाँ पे मानव गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है। तो पूर्णतः सुरक्षित क्षेत्र है आपका राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद आता है वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र। वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र ये भी सरकार के नियंत्रण में तो रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो लोग रहते हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, माना जहां पे वन्यजीव अभयारण्य क्षेत्र होगा उसके आसपास के जो लोग होते हैं, उन्हें कुछ निजी कार्यों के लिए कुछ सीमा तक, ऐसा नहीं कि पूरे क्षेत्र में नहीं कर सकते आप, कुछ सीमा तक छूट दी जाती है। यानी वहां से कुछ सीमाओं तक वन्यजीव अभयारण्य की कुछ एक निश्चित सीमा तक वहां के लोग पशुओं को चरा सकते हैं, वहां से चारा ला सकते हैं, लकड़ी ला सकते हैं, वहां पे घूम फिर सकते हैं। तो इस प्रकार की कुछ निश्चित सीमाओं की छूट दी जाती है वहां के आसपास के लोगों के लिए, यानी मानव गतिविधियों की कुछ छूट दी जाती है वन्यजीव अभयारण्य में, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियां बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र दोस्तों ये स्वयं एक क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। ये यहाँ पे जो ये आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मैंने एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। माना ये क्या है, आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। एक है कोर एरिया, यानी इसे कहा जाता है संकर क्षेत्र। यह सबसे आंतरिक क्षेत्र रहता है और यहाँ पे मानव गतिविधियां बिल्कुल नहीं की जाती है, यानी ये सबसे सुरक्षित क्षेत्र है किसी भी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का, सबसे जो क्या है भीतरी भाग है। उसके बाद ये जो क्षेत्र है बाहर का क्षेत्र, इसे कहा जाता है बफर जोन, और सबसे जो बाहर का क्षेत्र है इसे कहा जाता है ट्रांजिशन जोन, यानी संक्रमण क्षेत्र। तो यहाँ पे मानव गतिविधियां हो सकती है। और एक जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है आपका, इसमें आपके बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान और बहुत सारे बायोस्फीयर रिजर्व इसके अंतर्गत आ जाते हैं, क्योंकि ये स्वयं एक क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसमें आपके राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाते हैं कई, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी आ जाते हैं कई। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, उत्तराखंड में एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें 2 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, एक है आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा है आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अभी मैं आगे इनके बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो सबसे बड़ा जो
वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र है वो कौन सा है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यह स्वयं में एक पूरा कंप्लीट पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इसमें बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आ सकते हैं, बहुत सारे वन्य जीव अभ्यारण्य इसमें आ सकते हैं। और इसको 3 भागों में बांटा जाता है। कोर जोन जो कि सबसे इसका क्या है, आंतरिक भाग है, सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। उसके बाहर का क्षेत्र इसे कहा जाता है बफर जोन। और सबसे बाहरी क्षेत्र, यहाँ पे मानव गतिविधियां हो सकती है कंप्लीट रूप से, इसे ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। तो ये था दोस्तों वन्य जीव जो संरक्षण क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय उद्यान था, वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। डिटेल से मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है कि राष्ट्रीय उद्यान में और वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या अंतर है। तीनों के बारे में मैंने डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे उत्तराखंड में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक एक कर हम यहाँ पे इनके बारे में डिटेल्स में चर्चा करते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ से सिंपल से क्वेश्चन पूछ जाते हैं कई बार कि किस पार्क जो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई, या किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, और जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे इनके संबंध में डिटेल्स में हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो उत्तराखंड में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और ये दोस्तों कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि भारत का और एशिया का, ठीक है, एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये। एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है आपका? ये है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगर हम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के इतिहास में जाएं तो इसकी स्थापना होती है 1936 में। लेकिन जब इसकी स्थापना होती है 1936 में तो इसका नाम क्या रखा जाता है? हेली राष्ट्रीय उद्यान। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, यहां से एग्जाम में हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 1936 में जब कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है तो उस समय इसका नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1936 में इसकी स्थापना होती है। उसके बाद और ये कहां स्थित है? तो उत्तराखंड के 2 जनपदों में ये स्थित है, पौड़ी और नैनीताल में। इसका जो गेट है वो आपका कहां स्थित है? नैनीताल जनपद में। जो प्रवेश द्वार है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का वो नैनीताल जनपद में है। उसका नाम क्या है, मतलब कहां स्थित है? नैनीताल जनपद के ढिकाला में। क्षेत्रफल अगर बात करें इसका तो वह है 520.82 वर्ग किलोमीटर। अब देखो 1936 में इसकी स्थापना हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ये स्थापित हुआ था। और उसके बाद 1957 में, ठीक है, देखो स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनता है कि रामगंगा नेशनल पार्क किस पार्क का नाम है, क्योंकि यहां से रामगंगा नदी गुजरती है। रामगंगा नदी के बारे में आपको बता चुका हूं, कौन कौन से जनपदों से होकर गुजरती है। रिवर सिस्टम में मैं आपको इससे पहले बता चुका हूं, तो रिवर सिस्टम जिसने नहीं देखा है उस लेक्चर को आप जरूर देखें। तो रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। और स्वतंत्रता के बाद जो हेली राष्ट्रीय उद्यान था जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी उसका नाम रखा जाता है स्वतंत्रता के बाद रामगंगा नेशनल पार्क। और फिर 1957 में इसका पुनः नाम परिवर्तित किया जाता है और इसका नाम रखा जाता है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो इसका वर्तमान में नाम है। और यह उद्यान दोस्तों भारत का नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। प्रवेश द्वार कहाँ है मैं आपको बता चुका हूं, इसका नैनीताल जनपद की ढिकाला में इसका प्रवेश द्वार है। अब इस कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक महत्वपूर्ण नोट यहां पे मैं लिख रहा हूं आपको, ये आपको नोट करना है। 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973 को भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट टाइगर, और ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किस राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी? तो वो इसी राष्ट्रीय उद्यान से यानी कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। तो भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर पार्क कौन सा है? तो वो है कार्बेट नेशनल पार्क। भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर पार्क, भारत का पहला प्रोजेक्ट टाइगर पार्क कौन सा है? आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। बाघों के संरक्षण के लिए इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। तो ये था आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिसके बारे में आपको डिटेल्स में बता चुका हूं। दूसरा यहाँ पे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। ये कहां स्थित है? तो उत्तरकाशी जनपद में है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान स्थित।
अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 472 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख जीव पाए जाते हैं? जीव जंतु भूरा भालू पाया जाता है, हिम तेंदुआ, ठीक है, हिम तेंदुआ के लिए प्रसिद्ध है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। काला भालू यहाँ पे पाया जाता है, कस्तूरी मृग और मोनाल, ये कुछ प्रमुख यहाँ पे जीव जंतु वन्य जीव पाए जाते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1982 में, और साथ ही साथ जो आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना भी 1982 में होती है, ठीक है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में होती है। कहाँ स्थित है? आपका चमोली में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 624 वर्ग किलोमीटर। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय आपका जोशीमठ, और यहाँ पे जो प्रमुख वन्य जीव पाए जाते हैं हिमालयन भालू, मोनाल, कस्तूरी मृग, ये प्रमुख वन्य जीव पाए जाते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में। अब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इस राष्ट्रीय उद्यान को 1988 को नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। तो 1988 में ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान था जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था? तो वो था आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, का आपका चमोली में स्थित है। चौथा यहाँ पे फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1982 में, और ये भी आपका चमोली में है। फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में स्थित है। क्षेत्रफल कितना है? 87.5 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है? मात्र 87.5 वर्ग किलोमीटर। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी जोशीमठ में है। तो ये देखो यहाँ पे राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है ये, और इसको भी यूनेस्को द्वारा दोस्तों विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? तो 2005 में। देखो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना भी 1982 में हुई, इसकी स्थापना भी 1982 में हुई, लेकिन नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा 1988 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, जबकि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में दोस्तों विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें फूलों की घाटी की खोज किसने की थी? 1931 में फ्रैंक स्माइथ ने। और फूलों की घाटी पर एक पुस्तक भी है फ्रैंक स्माइथ की, जो फ्रैंक स्मिथ है, ठीक है, फ्रैंक स्मिथ की एक पुस्तक भी है जिसका नाम क्या है? वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आपको नोट करना है, वैली ऑफ फ्लावर्स। ये पुस्तक किसकी है? यानी इसका हिंदी अर्थ भी क्या है? वैली यानी घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी पुष्पों की घाटी। तो ये पुस्तक किसकी है? फ्रैंक स्मिथ की है, जिसने 1931 में फूलों की घाटी की खोज की थी। और स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को क्या कहा जाता है? तो नंदकानन। यह क्वेश्चन भी कई बार बन चुका है। स्कंद पुराण में फूलों की घाटी को कहा गया है नंदकानन। अगर हम बात करें प्रमुख वन्य जीवों की, कस्तूरी मृग पाए जाते हैं यहाँ पे, गुलदार, भरल और हिमालयन भालू, ये यहाँ पे कुछ प्रमुख वन्य जीव पाए जाते हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और दो अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और छठा है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना होती है वो 1983 में होती है। ये कहाँ स्थित है? आपका देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी, 3 जनपदों में स्थित राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में स्थित है। 2 जनपदों में कौन सा स्थित है? कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका पौड़ी और देखो ये आपका पौड़ी और नैनीताल में था कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और ये आपका 3 जनपदों में देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में स्थित है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। 1983 में इसकी स्थापना होती है और इसका क्षेत्रफल है 820.42 वर्ग किलोमीटर। अगर मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका देहरादून है। प्रमुख जीव यहाँ पे हाथी। जब आप ऋषिकेश से देहरादून के बीच जाते होंगे तो आप इसी राष्ट्रीय उद्यान से भी गुजरते होंगे, तो वहां पे लिखा भी रहता है हाथी और शेर का, यहाँ शेर से सावधान रहे। हाथी, शेर, टाइगर, नीलगाय, चीतल, ये यहाँ के क्या है?
प्रमुख वन्य जीव हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के। उसके बाद दोस्तों जो छठा राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना होती है 1989 में। कहाँ स्थित आपका? उत्तरकाशी। गंगोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी में है, तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। क्षेत्रफल क्या है? तो 2390 वर्ग किलोमीटर। देखो दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना बड़ा है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। देखो यहाँ पे सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, या सबसे जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का वो कार्बेट नेशनल पार्क है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो जाएगा आपका सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे जो प्रमुख जीव पाए जाते हैं हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग और भरल, ये यहाँ पे कुछ प्रमुख वन्य जीव पाए जाते हैं। तो 6 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है जो उत्तराखंड में, 6 राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। तो ये मैंने प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में डिटेल्स में दोस्तों आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं वन्य जीव विहार या वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रों के बारे में। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। राष्ट्रीय उद्यान ये पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में रहता है और इसमें मानव गतिविधियां को अलाउड नहीं किया जाता है, अलाउ नहीं किया जाता है, और इसलिए ये सबसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है वन्य जीवों के लिए। कौन सा क्षेत्र? जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे सुरक्षित क्षेत्र है वन्य जीवों के लिए। जबकि जो वन्य जीव विहार है इसके कुछ निश्चित सीमाओं तक मानव गतिविधियों को वहां पे अलाउ किया जाता है। तो इसलिए ये उतना, वैसे ये भी ऐसा बात नहीं कि ये भी बिल्कुल क्या है सुरक्षित क्षेत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं जब मानव गतिविधियां वहां पे हो रही है तो नेशनल पार्क की अपेक्षा ये कम सुरक्षित क्षेत्र है। तो यही बेसिक अंतर है जो वन्य जीव विहार है और राष्ट्रीय उद्यान है। अगर हम बात करें उत्तराखंड के वन्य जीव विहार कौन कौन से उत्तराखंड में, तो नंबर 1 पे है गोविंद वन्य जीव विहार। गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना होती है 1955 में। ये कहा है आपका उत्तरकाशी में, क्योंकि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तरकाशी में है और गोविंद वन्य जीव विहार कहा है आपका उत्तरकाशी में ही है। 1955 में इसकी स्थापना होती है। क्षेत्रफल है 485 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे प्रमुख जीव हिम बाघ यानी हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड जिसको कहा जाता है, ये तो उत्तरकाशी में विशेष तौर पर पाया जाता है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र उत्तरकाशी में अधिकतर क्षेत्र क्या है ऊपर का हिमालय क्षेत्र है। तो हिम तेंदुआ यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाया जाता है। कस्तूरी मृग, गुलदार, काला और भूरा भालू, चकोर, गोल्डन ईगल और मोनाल, ये प्रमुख वन्य जीव हैं गोविंद वन्य जीव विहार में जो पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे केदारनाथ वन्य जीव विहार। केदारनाथ वन्य जीव विहार का है आपका, ये आपका 2 जनपदों में चमोली और रुद्रप्रयाग में स्थित है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 957 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा यानी उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है दोस्तों, तो वो है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है 957 वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पे आपको ये नोट करना होगा कि जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है स्पेशली इसकी जो स्थापना हुई थी मुख्य रूप से वो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए हुई थी। तो कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए विशेष तौर पर किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना। अन्य कौन कौन से जीव पाए जाते हैं यहाँ पे, स्नो लेपर्ड, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग तो यहाँ पे पाया ही जाएगा, क्योंकि विशेष तौर पर कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। और जंगली सुअर ये प्रमुख वन्यजीव यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और तीसरा यहाँ पे अस्कोट वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 1986 में होती है। ये भी विशेष तौर पर कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था, अस्कोट वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1986 में, और ये कहां स्थित आपका पिथौरागढ़ में। ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अस्कोट वन्यजीव विहार कहां स्थित है, तो ये आपका पिथौरागढ़ में स्थित है। क्षेत्रफल इसका 600 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे जो अन्य वन्यजीव पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड, रीछ, कस्तूरी मृग, पहाड़ी तितर, मोनाल, सर्वाधिक संख्या में यहाँ पे कस्तूरी मृग मिलते हैं 67। यानी कस्तूरी मृग सबसे ज्यादा किस वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं,
तो वो पाए जाते हैं अस्कोट वन्यजीव विहार में। 67 कस्तूरी मृग यहाँ पे देखने को मिले थे। उसके बाद है चौथा यहाँ पे सोना नदी वन्यजीव विहार। सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना की गई 1987 में। कहाँ स्थित है? पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 301 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे हाथी, शेर, गुलदार, सांभर, सियार, अजगर, स्वर्णबिल ये कुछ प्रमुख वन्यजीव पाए जाते हैं। तो इसमें आपको विशेष तौर पर स्थापना, स्थित और क्षेत्रफल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हर किसी का क्षेत्रफल नहीं पहुंच जाता है। जिसका सर्वाधिक है और जिसका सबसे कम है, विशेष तौर पर उसका आपको याद करना है। स्थापना और कहाँ स्थित है ये आपको विशेष तौर पर याद करना है कि ये दो क्वेश्चन किसी भी वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद पांचवा यहाँ पे बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य। बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका कहाँ है? तो ये आपका अल्मोड़ा में हो जाएगा और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। क्षेत्रफल है 47 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे जो वन्यजीव पाए जाते हैं वो है आपके तेंदुआ, काला भालू, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर, बाज, बुरांस, चीड़, ये कुछ प्लांट, कुछ प्रमुख पेड़ पाए जाते हैं बिनसर वन्यजीव विहार में। छठा है मसूरी वन्यजीव विहार। तो ये तो आपका देहरादून में होगा। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका क्षेत्रफल है मात्र 11 वर्ग किलोमीटर। यानी सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो वो है आपका मसूरी वन्यजीव विहार। और यहाँ पे जो प्रमुख वन्यजीव है लंगूर, बंदर, सुअर, भालू, गुलदार, तीतर, बटेर, पहाड़ी बटेर दोस्तों अंतिम रूप से उत्तराखंड में इसी वन्यजीव विहार में देखा गया था। माउंटेन क्लेव इसको कहा जाता है, पहाड़ी बटेर को। तो अंतिम रूप से वो मसूरी वन्यजीव विहार में ही देखने को मिला था उत्तराखंड में। उसके बाद चकोर, ये कुछ प्रमुख वन्यजीव पाए जाते हैं मसूरी वन्यजीव विहार में। तो सबसे छोटा मात्र 11 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है मसूरी वन्यजीव विहार, जो कि उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्यजीव विहार या वन्यजीव अभ्यारण्य है। उसके बाद जो सातवां यहाँ पे वन्यजीव अभ्यारण्य या वन्यजीव विहार है उत्तराखंड का, वो है नंधौर वन्यजीव विहार। 2012 में इसकी स्थापना होती है और एक कहाँ स्थित है? नैनीताल और चंपावत जनपद में। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 269.95 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे कौन कौन से प्रमुख जीव पाए जाते हैं? वन्यजीव बाघ, लंगूर, भालू वन्यजीव यहाँ पे पाए जाते हैं। तो 7 वन्यजीव विहार स्थित है उत्तराखंड में। उसमें अगर हम आगे बढ़े जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, तो एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है दोस्तों उत्तराखंड में, वो है नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये स्वयं एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसमें आपके एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान आ सकते हैं और साथ साथ इसमें एक से अधिक क्या आ सकते हैं? आपके वन्यजीव अभ्यारण्य भी आ सकते हैं। तो जो नंदा देवी जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उत्तराखंड का, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो जो आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान हो गया और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हो गया, इन दोनों को मिलाकर इनको क्या घोषित किया गया? इनको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। 1988 में इसकी स्थापना की जाती है और ये आपका चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, जो नंदा देवी आपका राष्ट्रीय उद्यान है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इन दोनों को इसमें रखा गया। साथ ही साथ जो अन्य मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत अन्य क्षेत्र को भी इसमें आरक्षित किया गया था। बागेश्वर के कुछ क्षेत्र को इसमें आरक्षित किया गया, पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्र को इसमें आरक्षित किया गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका क्षेत्रफल कितना है? 5860.6 वर्ग किलोमीटर, यानी इतना बड़ा ये आरक्षित क्षेत्र है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान इसमें शामिल है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में क्या किया गया था? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था, जबकि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ये आपको विशेष तौर पर नोट करना है। साथ साथ अगर मैं अन्य फैक्ट बताऊं आपको कुछ, तो 1977 में दोस्तों महरूडी में, ठीक है, ये मैंने वैसे आपको कई बार बता चुका हूं मैं, जब मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कस्तूरी मृग के बारे में बताया था, तो 1977 में महरूडी में कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई थी, जबकि 1982 में कांचुला खर्क, ये आपका कहां है? चमोली में है।
कांचुला खारक चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी। तो ये दो फैक्ट भी आपको क्या करना है, नोट करने हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको हेडिंग डालनी है उत्तराखंड वनों से संबंधित प्रमुख आंदोलन। ठीक है, उत्तराखंड वनों से संबंधित प्रमुख आंदोलन, ये आपको क्या डालनी है, हेडिंग यहाँ पे डालनी है, उत्तराखंड वन आंदोलन। तो इससे पहले दोस्तों अभी तक मैं आपको क्या बता चुका हूँ, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बता चुका हूँ, वन्यजीव अभ्यारण्य जो भी है उत्तराखंड में, और बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। और पिछले लेक्चर आप जरूर देखिए वनों से संबंधित। और वन रिपोर्ट दोस्तों 2021 17वीं वन रिपोर्ट उत्तराखंड की आ चुकी है, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है पहले की, इसी प्लेलिस्ट में मैंने वो वीडियो डाल भी रखी है। तो आप यूट्यूब में, अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही तो यूट्यूब में आप सर्च कीजिए उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 बाई जरदारी क्लासेस, सबसे ऊपर आ जाएगी दोस्तों, और उसको आपको जरूर देखना है। किस जनपद में सबसे ज्यादा वन है, वनाच्छादित क्षेत्र कितना है उत्तराखंड में, कितना घटा है, कितना बड़ा है, ये सारे आंकड़े मैंने वहां पे आपको डिटेल्स में बता रखे हैं। साथ साथ आपको उसमें नोट्स भी दिए गए हैं पीडीएफ के माध्यम से, तो उस पीडीएफ को भी आपको डाउनलोड करना है, या आप जरदारी क्लासेस.in सर्च कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, वहां पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे टॉपिक पे आते हैं, और टॉपिक है उत्तराखंड वन आंदोलन। तो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन उत्तराखंड का चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, ये आप सभी जानते हैं। चिपको आंदोलन जो कि एक वन आंदोलन है उत्तराखंड का। अगर बात करें इसके इतिहास की, तो 1972 में क्या होता है, चंडी प्रसाद भट्ट इनके द्वारा महिला मंगल दल की स्थापना की जाती है। देखो उस समय क्या होता है कि जो वन थे वो सरकार के नियंत्रण में, वो तो पहले ही थे, पर मैंने आपको बता रखा है कि जब सरकार ने वनों को संरक्षित किया, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, जिनका जीवन यापन वनों पर ही निर्भर करता था, वनों से ही वो अपने पशुओं के लिए चारा लाते थे, वनों से ही वो लकड़ियां लाते थे। तो सरकार ने जब वनों को संरक्षित करना शुरू किया, आरक्षित करना शुरू किया, तो वनों से संबंधित प्रमुख नियम बनाए गए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग थे उनसे उनके अधिकार छीन ले गए थे। अब उनको देखो, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सरकार क्या करती कि वनों को कई बार क्या दे देती, ठेकों पर दे देती थी, और इसके कारण से वनों का अत्यधिक दोहन कर देते जो ठेकेदार थे। अब ठेकेदारों को क्या करना होता है, वो पैसे देते और अपनी मनमर्जी से वनों का कटान शुरू कर देते, और यही घटना घटी थी चमोली में, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1972। आपको नोट करना है। चंडी प्रसाद भट्ट प्रमुख पर्यावरणविद हैं उत्तराखंड के, इनके बारे में मैंने डिटेल्स में बता भी रखा है, एक वीडियो मैंने बना रखी है उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति, उसमें मैंने जितने भी पर्यावरणविद हैं उत्तराखंड के, उनके बारे में एक अलग से वीडियो बना रखी है, उसको भी आप जरूर देख सकते हैं, यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति बाई जरदारी क्लासेस। ठीक है, तो 1972 में यहाँ पे चंडी प्रसाद भट्ट जी द्वारा महिला मंगल दल की स्थापना की जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, अप्रैल 1973 के आसपास, यानी एक साल बाद क्या होता है, चमोली जनपद में एक घटना घटती है, और ये घटना घटती है चमोली गांव के, ठीक है, चमोली गांव के रैणी ग्राम में। रैणी गांव अभी आप देखेंगे, रैणी गांव में ऋषि गंगा का और पश्चिमी धौली गंगा का भी संगम होता है। तो उसी रैणी गांव में दोस्तों, जहां पे 2021 में वो आपदा भी आई थी, ग्लेशियर वहां पे क्या होता, ग्लेशियर खिसका था, जिसके कारण वहां पे बाढ़ भी आई थी। तो इसी रैणी ग्राम में 1973 में यहाँ पे कुछ ठेकेदार आते हैं वनों को काटने के लिए, और इस रैणी ग्राम की जो महिला मंगल दल की अध्यक्ष थी वो थी गोरा देवी, महिला मंगल दल। ठीक है, ये 1972 में इसकी स्थापना हो चुकी थी, मंगल दल। और रैणी ग्राम की महिला मंगल दल की अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी गोरा देवी। 1924 में गोरा देवी का जन्म होता है। तो जब ये अध्यक्ष थी यहाँ पे महिला मंगल दल की, इन्हें यहाँ की महिलाओं को पता चलता है कि कुछ जो ठेकेदार थे, कुछ अधिकारी थे, वो यहाँ पे वनों की कटाई के लिए आए हुए थे। अब इस दिन क्या होता है दोस्तों,
यहाँ के जो पुरुष थे वो कहीं बाहर गए थे, और अब देखो पूरी जिम्मेदारी थी महिलाओं पर। महिलाओं को अपने जंगलों की सुरक्षा करनी थी, क्योंकि देखो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं वो पूर्णतः वनों पर ही निर्भर होते हैं, और विशेष तौर पर वनों से उनका एक अपना ही लगाव होता है। आप देखते होंगे आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो जो महिलाएं जिन्होंने वनों में अपना जीवन बिताया है, जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत समय से अपना जीवन बिताया है, वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहना चाहती है, क्योंकि वहां से उनको एक विशेष लगाव है। तो इसी प्रकार से इन महिलाओं को अपने जंगलों से विशेष लगाव था। तो जब यहाँ पे ये ठेकेदार आते हैं वनों को काटने के लिए, तो ये महिलाएं पहुंच जाती है जंगल में और सीधा अपने पेड़ों से लिपट जाती हैं, यानी चिपक जाती हैं। तो इसीलिए इस आंदोलन को कहा जाता है दोस्तों चिपको आंदोलन। ये घटना कब की है, अगर हम बात करें इस घटना की, तो ये है आपकी 26 मार्च 1974 की घटना है, जब ये महिलाएं, जब यहाँ पे रैणी गांव में वनों के वो ठेकेदार आए थे और रैणी गांव पहुंचे थे वनों को काटने के लिए। तो ये महिलाएं दोस्तों पेड़ों पर लिपट जाती है, और यहीं से एक जो ये मुहिम शुरू की थी इन महिलाओं ने, ये एक इतिहास बन जाता है, और इसे इतिहास में अमर कर दिया जाता है चिपको आंदोलन के नाम से। तो इस चिपको आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गोरा देवी ने, जो कि रैणी गांव की थी। गोरा देवी महिला मंगल दल की ये अध्यक्ष थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। उसके बाद 1977 में 1977 में इन महिलाओं द्वारा एक नारा भी दिया जाता है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। तो ये 1977 में इन महिलाओं द्वारा ये नारा भी दिया गया था। उसके बाद दोस्तों 1980 में सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो कि प्रमुख पर्यावरणविद थे उत्तराखंड के, हाल ही में इनका निधन भी हो चुका है, तो इन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चिपको आंदोलन से अवगत कराया, इस संबंध में अवगत कराया। और जब इंदिरा गांधी तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी, उनको जब पता चला चिपको आंदोलन के बारे में, इस घटना के बारे में, तो वो इससे अत्यधिक प्रभावित हुई थी, और इन्होंने आदेश दिया था इंदिरा गांधी ने 1980 में कि अगले 15 वर्षों तक जो ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहां से जो हिमालयी क्षेत्र है, ये यहां से वनों की कटाई पर अगले 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी थी, क्योंकि इतना प्रभावित थी इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री इस चिपको आंदोलन से। उसके बाद दोस्तों 1982 में क्या हुआ था, चिपको आंदोलन को देखो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी चंडी प्रसाद भट्ट जी ने भी, जो महिला मंगल दल की उन्होंने स्थापना की थी प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ग्रामीण पंचायत में। तो 1982 में रेमन मैगजे पुरस्कार, यह आपको नोट करना है, रेमन मैगजे पुरस्कार से 1982 को सम्मानित किया गया था। किसको, तो चंडी प्रसाद भट्ट जी को, चंडी प्रसाद भट्ट। उसके बाद 1986 में, देखो इससे पहले जो लिखा हुआ था उसको आप वीडियो पॉज करके उसको आप नोट कर सकते हैं। तो 1986 में चिपको आंदोलन से संबंधित महिला मंगल की लगभग 30 महिलाओं को इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह आपको नोट करना है, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार से 30 महिलाओं को 1986 में सम्मान किया गया था। इसका पूरा नाम क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र। उसके एक साल बाद 1987 में चिपको आंदोलन को द लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मान किया गया था, और यह सम्मान लिया था सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। तो दोस्तों ये था यहाँ पे चिपको आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपको डिटेल्स में बता दिए हैं। उसके बाद एक अन्य आंदोलन है, दूसरा आंदोलन डूंगी पैंतोली आंदोलन। डूंगी पैंतोली आंदोलन ये भी एक वन आंदोलन है उत्तराखंड का। अब ये आंदोलन कहां हुआ था, तो ये हुआ था ये भी आपका चमोली जनपद में।
वैसे वनों से संबंधित प्रमुख आंदोलन अधिकांशतः चमोली जनपद में ही हुए हैं। तो चमोली जनपद में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और ये विशेष तौर पर एक वृक्ष है, बांज वृक्ष। ठीक है, बांज वृक्ष उत्तराखंड में पाया जाता है। ये ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जहां पे ठंडे इलाके के क्षेत्र हैं, वहां पे विशेष तौर पर पाया जाता है बांज वृक्ष। ठीक है, और बांज वृक्ष, इसकी जो पत्तियां होती हैं उसको विशेष तौर पर चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा। तो बांज के जंगलों को सरकार ने उद्यान विभागों को हस्तांतरित कर दिया था और बांज के जंगलों को काटने के लिए ठेका दे दिया था। तो इसके विरोध में महिलाओं ने यहाँ पे, सरकार ने जो अपना फैसला सुनाया था, तो सरकार, महिलाओं ने इसका विरोध किया था और इसी विरोध के लिए यहाँ पे शुरुआत था डोंगी पैंतोली आंदोलन। तो डोंगी पैंतोली आंदोलन का जो मतलब कुल मिला के किस वृक्ष के लिए विशेष तौर पर शुरू किया गया था, तो बांज के वृक्ष के लिए। और ये आंदोलन का प्रभाव ये पड़ा कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो डोंगी पैंतोली आंदोलन ये बांज के वृक्ष से संबंधित था। तीसरा आंदोलन यहाँ पे पानी राखो आंदोलन। और इसके सूत्रधार हैं सच्चिदानंद भारती। ये क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन है? सच्चिदानंद भारती। इन्होंने ये आंदोलन पौड़ी क्षेत्र के उफरैंखाल क्षेत्र, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल उफरैंखाल क्षेत्र में, पौड़ी के उफरैंखाल क्षेत्र में शुरू किया था 80 के दशक में। और ये शुरू क्यों किया गया था? पानी की कमी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो सच्चिदानंद भारती द्वारा पानी राखो आंदोलन की शुरुआत की गई थी पौड़ी के उफरैंखाल क्षेत्र में पानी की कमी को दूर करने के लिए। उसके बाद एक अन्य आंदोलन है रक्षा सूत्र आंदोलन। तो रक्षा सूत्र आंदोलन का भी संबंध किससे है? वनों से। ये आंदोलन 1994 में शुरू हुआ था। कहां हुआ था? टिहरी, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में। रक्षा सूत्र का मतलब क्या होता है? देखो यहां पे समझो। देखो, भिलंग घाटी में कुछ लोगों ने वृक्षों की रक्षा के लिए वृक्षों पर सूत्र बांधे थे। यानी जो वन विभाग के लोग थे या जो जब ठेका दिया जाता वनों का, तो वन की कटाई के लिए जब लोग आते थे, तो वहां की महिलाओं ने उन पेड़ों को, मतलब जिनको काटा जाना था, उन पे रक्षा सूत्र बांध लिए और उनके नीचे बैठ गए। तो लगभग 2500 वृक्षों पर इन्होंने ये रक्षा सूत्र लगाया था, भिलंगना घाटी की महिलाओं ने। तो इस आंदोलन को कहा गया रक्षा सूत्र आंदोलन। और इन पेड़ों की उन्होंने रक्षा की थी इस रक्षा सूत्र को बांध कर। ठीक है, तो सरकार ने फिर वो कैंसिल कर दिया था, जो वो आदेश दिया था वनों का काटने का। एक पांचवा आंदोलन दोस्त यहाँ पे झपटो छीनो आंदोलन। अब देखो, ये जो आंदोलन है ना, झपटो छीनो आंदोलन, देखो रक्षा सूत्र आंदोलन ये पेड़ों की रक्षा से संबंधित था। डोंगी पैंतोली आंदोलन बांध के वृक्ष की रक्षा के संबंध में था। चिपको आंदोलन वृक्षों की रक्षा के संबंध में था। लेकिन झपटो छीनो आंदोलन दोस्तों ये अपने अधिकारों से संबंधित था, अपना अधिकार वापस लेने के लिए। यानी ये शुरुआत था 1998 में। 1998 में ये भी चमोली में शुरुआत था। चमोली के जो प्रमुख, जैसे रैणी गांव हो गया, लाता गांव, तोलमा गांव, यहाँ की जनता ने क्या किया था? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सरकार ने जब वनों को आरक्षित करना शुरू किया तो ग्रामीणों के अधिकार छीन लिए गए थे। तो ग्रामीणों ने अपने अधिकार लेने के लिए, यानी वनों को अपने अधिकार में लेने के लिए ये झपटो छीनो आंदोलन की शुरुआत की थी 1998 में। और इस आंदोलन के दौरान यहाँ के ग्रामीण नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए थे और वहां इन्होंने आंदोलन चलाया था। यानी नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर हमें भी कुछ अधिकार दिए जाएं ताकि हम अपने पशुओं को वहां पे चराने के लिए ले जा सके, पशुओं के लिए चारा ला सके, अपने जो मतलब लकड़ी ला सके अपने लिए। ठीक है, तो इन अधिकारों के लिए ये झपटो छीनो आंदोलन शुरू हुआ था 1998 में। तो ये कुछ विशेष आंदोलन। और एक अन्य आंदोलन है मैती आंदोलन। ठीक है, ये कल्याण सिंह रावत द्वारा, इसको आप ऐसे नोट कीजिए, 1994 और 95 के आसपास कल्याण सिंह रावत जी द्वारा
जिनको मैती आंदोलन का जनक कहा जाता है, इनके द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कल्याण सिंह रावत कौन है? तो ये ग्वालदम राज के इंटर कॉलेज में जीव विज्ञान के प्रवक्ता थे। और इन्होंने ये जो मैती आंदोलन है, इसमें क्या किया जाता है कि जब विवाह होता है तो जो वर वधु होते हैं वो एक वृक्ष का क्या करते हैं, रोपण करते हैं, एक पौधे का रोपण करते हैं और उसको मतलब उसकी सुरक्षा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। तो देखो कितनी शादियां होती हैं और प्रत्येक वर वधु अगर एक एक पेड़ लगाएंगे और उसकी सुरक्षा करेंगे, उसका बड़ा करेंगे, तो कितने पेड़ों की संख्या बढ़ जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण योगदान मैती आंदोलन का वृक्षारोपण से संबंध ये आंदोलन है मैती आंदोलन, जिसके सूत्रधार कौन है, जिसके जनक कौन है, कल्याण सिंह रावत हैं। तो ये थे दोस्तों उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने आपको आज जितने भी टॉपिक कराए, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहार और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एक या दो क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं हर एग्जाम में। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में मेरा राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।